अस्सलाम वालेकुम। एंडोक्राइनोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो में वेलकम। एंडोक्राइनोलॉजी में हमने सबसे पहले हमने जनरल एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी थी, उसकी फिजियो पढ़ी थी, हमने सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स पढ़े थे, हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शंस भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हमने उसके बाद हम स्पेसिफिक ग्लैंड्स की तरफ बढ़े थे। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट किया था विच इज़ द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी है, हमने उसकी एनाटॉमी पढ़ी है और उसके बाद हमने उसकी फ़िज़ियो स्टार्ट की थी। पिछली वीडियोज़ में हमने उसकी फ़िज़ियो में उसके जनरल हार्मोन्स डिस्कस कर लिए थे, कौन कौन से सेल कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं। उसके जो 5 हमारे पास 6 मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज़ करता है। 6 मेजर टाइप्स में से जो 5 थे वो आगे जाकर हमारी बॉडी के दूसरे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, यानी दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। वाहिद हमारे पास एक हार्मोन ऐसा है जो डायरेक्टली बॉडीज़ के वो एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट ग्लैंड्स पर एक्ट नहीं करेगा, उसके इफ़ेक्ट्स होल बॉडी पर होंगे। ठीक है, सारी बॉडी पर अबाउट ऑल सेल्स पर उस ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं और वो है ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले होता क्या है, हम आते हैं ग्रोथ हार्मोन की तरफ। तो ग्रोथ हार्मोन में सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की स्टिमुलाई क्या हैं, यानी ये हाइपोथैलेमस किस किस चीज़ को डिटेक्ट करता है। वो डिटेक्ट करता है सबसे पहले अगर हमारे पास अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है, या हमारे पास अमाइनो एसिड के अलावा फैटी एसिड्स कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। ये बाद में हम एक एक को डिस्कस करेंगे किस तरह डिक्रीज़, किस तरह ये इंक्रीज़ करवाएगा। या हमारे पास ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, या हमारे पास स्टारवेशन है, या एक्सरसाइज है। ठीक है, कोई एक्साइटमेंट है यानी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, या कोई हम एक्साइट हुए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। या हमारे पास स्टारवेशन में क्या होता है कि गर्लिन स्टोमिक से जब हम बहुत ज़्यादा स्टार्व कंडीशंस में होते हैं तो हमारा स्टोमिक यानी खाली स्टोमिक पे जो एम्प्टी स्टोमिक होता है वो गर्लिन सिक्रीट करते हैं, और गर्लिन भी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की स्टिमुलाई में आता है। ये इनमें से कोई भी स्टिमुलस होगी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास रिलीज़ होगा, यानी हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा और हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें हमने स्टिमुलस पढ़ ली है। हमने इसके जो मेन टॉपिक्स करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसके जनरल इफ़ेक्ट्स हम कहेंगे ग्रोथ हार्मोन कैसे करेगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से पिट्यूटरी में इंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा प्लेक्सिस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेक्सिस यहाँ पर होता है, यानी कि जो लोअर मोस्ट पोर्शन को हम मीडियन एमिनस कहते हैं हाइपोथैलेमस के, जो हमारे पास यहाँ से न्यूरॉन्स यहाँ मीडियन एमिनस में छोड़ेंगे, यानी इंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो दिस इज़ प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सिस, एंड यहाँ से कैपिलरीज इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आएंगी और यहाँ सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सिस होगा। यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हमने पढ़ा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो सोमेटोट्रोफ्स पर एक्ट करेगा। सोमेटोट्रोफ्स हमारे पास क्या सिक्रीट करेंगे, ग्रोथ हार्मोन, या ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन। अब हम आते हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जनरल इफ़ेक्ट्स होंगे ग्रोथ हार्मोन के उनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स करने हैं, यानी कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स पर इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, किस तरह उनके मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है या रेगुलेट करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स और द बोन पढ़ेंगे, यानी इसके बोन पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और एट द एंड हम रेगुलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज़ होगी उसमें इसके हम क्लिनिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बायोकेम में इसके जो 2 इससे डिजीज़ हैं क्वाशिकोर एंड मेरिस्मस, ये हम बायोकेम की वीडियोस की सीरीज़ में पढ़ेंगे। यहाँ हम इस वीडियो की सीरीज़ में यही पढ़ेंगे, यानी रेगुलेशन तक हम करते हैं। ठीक है, आज तो इसमें सबसे पहले हम अगर इसके मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स देखें तो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ये यानी ये किस तरह ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी की ग्रोथ करेगा, यानी कैसे करेगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास कुछ ऐसा करता है, प्रोटीन डिपोजिशन करता है
कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली वो डिवीजन की तरफ जाएगा, यानी उसमें प्रोटीन ज़्यादा होंगी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होंगी जो डिवाइड कर सकती हैं सेल को, ठीक है। उसके बाद होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद ये हेल्प करता है सेल डिफ्रेंशिएशन में, और ये सारे इफ़ेक्ट्स का नाम है ग्रोथ, यानी इन के थ्रू ये ग्रोथ करता है, ठीक है। इसके अलावा बोन और मसल्स पर भी इसके इफ़ेक्ट्स होंगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये थे इसके जनरल फीचर। इसके बाद अगर हम आएँ कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करता है, तो उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। नंबर 1 क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये कुछ ऐसा करेगा कि प्रोटीन हमारे पास डिपॉजिट्स हो, सेल में डिपॉजिट हो, अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स हो, यानी जितने भी इसके प्रोटीन के प्रोसेस जाएंगे एट द एंड इस तरफ जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सेल्स में डिपॉजिट हो और कम से कम हमारे पास यूज़ अप हो, ठीक है। तो डिपॉजिट होने के लिए सबसे पहले क्या करता है? अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड करेगा ब्लड से ज़्यादा ये क्या करता है? अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड। अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स के अलावा ये अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए ये और क्या करता है? इंसुलिन को भी सिग्नल्स देता है कि वो भी अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स करें, ठीक है। जब हमारे पास अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स हो गई तो अंदर के लेवल पे, साइटोप्लाज्म के लेवल पे ये क्या करता है? यानी कि यहाँ साइटोप्लाज्म के लेवल पे जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती है, यानी कि उसकी ट्रांसलेशन करता है, यानी इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करेगा। जो प्रोटीन सिंथेसाइज एंजाइम्स जितने भी सारे डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या डिपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन्स के लिए, उनको हमारे पास ट्रांसलेशन को इन्हांस करेगा। उसके बाद अंदर न्यूक्लियस की तरफ जाएँ तो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में ट्रांसक्रिप्शन को भी रेगुलेट करेगा और उसको भी इन्हांस करेगा, ठीक है। एट द एंड ये क्या करेगा कि ये प्रोटीन्स बन तो गई हैं लेकिन इनके यानी कि यूज़ को कम से कम करेगा, यूज़ को डिक्रीज़ करेगा। ऑल दीज इफ़ेक्ट्स लीड्स टू द इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल्स, यानी सेल्स में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम मसल्स को देखें तो इसके सबसे ज़बरदस्त इफ़ेक्ट मसल्स पे होते हैं। यानी मसल्स में हमारा पास जो लीन बॉडी मास होता है उसको इंक्रीज़ करता है। यानी अगर हम मसल को देखें तो मसल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये सपोज़ बोन है तो बोन के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। ये इनमें अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उनकी प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा उनसे, और प्रोटीन्स को जैसे हमारे पास मसल्स की प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल, एक्टिन होती हैं, मायोसिन, ये सारी प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा कराएगा। प्रोटीन्स का मैस ज़्यादा होगा, मसल्स का मैस ज़्यादा होगा तो हमारे मसल्स बढ़ेंगे। दिस इज़ ग्रोथ, दिस इज़ द स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ। तो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया कि जितना कुछ भी करेगा तो ये यानी कि क्या करेगा? टुवर्ड्स द डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीन्स। उसके बाद हम आते हैं फैटी एसिड्स, यानी फैट्स के साथ ये क्या करता है? फैट्स के साथ क्या करता है कि अच्छा, एक बात ये याद रखें कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये खुद एक्शन एज सच डायरेक्टली नहीं करेगा, डायरेक्टली इसका इफेक्ट्स बहुत कम है। ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले ये लिवर पे एक्ट करता है, ठीक है, लिवर पे एक्ट करता है। लिवर से हमारे पास सोमेटोमीडियंस रिलीज़ करता है, और हमारे पास जो सोमेटोमीडियन सी है वो सबसे पॉपुलर है, सोमेटोमीडियन सी, विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 आगे सेल्स पे जाएगा और खुसूसन बोन के लेवल पे, यानी बोन पे की जो ग्रोथ होती है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये हम आगे बोन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये इस तरह ग्रोथ हार्मोन फंक्शन करता है, ठीक है। मसल्स का हमने पढ़ लिया है प्रोटीन के सिलसिले में। अब हम आते हैं ये फैट के मेटाबॉलिज्म के साथ क्या करता है। फैट ग्रोथ हार्मोन ये चाहता है कि जो कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म है वो कम से कम हो, यानी कार्ब्स हमारी बॉडी में कम से कम यूज़ हों। और वो क्या कहता है कि एनर्जी फिर कहाँ से आए, तो वो ये चाहता है कि एनर्जी फ़ैट से आए। यानी क्या करता है कि फ़ैट्स की मोबिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। फ़ैट्स की मोबिलाइजेशन, हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिनमें फ़ैट्स के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ़ैट्स इनमें स्टोर्ड है, तो ये क्या करेगा कि जो हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है एट द एंड।
उसको एक्टिवेट करेगा तो ये लाइपेज का क्या काम होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ब्लड में फैटी एसिड्स रिलीज़ करेगा। ठीक है, ब्लड में फैटी एसिड्स, अच्छा, इस ग्रोथ हार्मोन की जब हमारे पास ज़्यादती हो जाती है, यानी ये एक्सेसिव अमाउंट्स में किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से रिलीज़ होता है, तो इसके इफ़ेक्ट्स इस चीज़ को समझते हुए ये हैं कि ब्लड में फैटी एसिड के लेवल्स को इंक्रीज़ कर देता है, यानी फैटी एसिड्स इंक्रीज़ करता है और हाई रिस्क होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनको लिवर इनटेक करता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन है ग्रोथ हार्मोन की, यानी इंक्रीज़ सिक्रीशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, तो लिवर चूँकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या करता है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी इनको लेकर हमारे पास कीटोन बॉडीज़ बनाता है। अगर ज़्यादा होगा तो अब हमारे पास एसीटो एसीटेट जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बनेगी और इट लीड्स टू द कीटोसिस प्लस फैटी लिवर में ये लीड कर सकती हैं। ये था हमारे पास फ़ैट मेटाबॉलिज्म, यानी नॉर्मली ये क्या चाहता है ग्रोथ हार्मोन के हमारी बॉडी फ़ैट्स पर आए, फ़ैट्स को यूज़ करे, प्रोटीन को डिपॉजिट करे, फ़ैट को यूज़ करे ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम ये देखते हैं कि इसका कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म के साथ क्या रिलेशन है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स ब्लड में, यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को इन्हांस करता है, तो ग्लूकोज क्या करता है, एट द एंड इंसुलिन सिक्रीशन होती है। जब ग्लूकोज इन्हांस होता है तो इंसुलिन सिक्रीशन होती है। इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन से ग्रोथ हार्मोन क्या चाहता है कि वो अपटेक ग्लूकोज की नहीं करवाए, जबकि ये उसका ग्रोथ हार्मोन का काम करे, यानी कि अमाइनो एसिड्स अपटेक करे। इसका क्या काम है कि ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन डिपोजिशन करता है। ग्रोथ हार्मोन को चाहिए होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डिपॉजिट हो, तो उस प्रोटीन को डिपॉजिट करने के लिए, अपने काम को निकलवाने के लिए वो क्या करता है कि लिवर से भी ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस को इन्हांस करवाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब इन्हांस होता है और इंसुलिन आता है, और इंसुलिन आता अपटेक के लिए है, लेकिन ये उसे कहता है कि तुमने अपना काम नहीं करना, तुमने मेरा काम करना है, यानी कि अमाइनो एसिड्स का अपटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक्चुअली होता ये है कि विदाउट इंसुलिन और विदाउट कार्ब्स को इंक्रीज़ किए, यानी ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन नहीं कर सकता। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लें कि अगर हम सेल को देखें तो सेल में हमारे पास जो प्रोटीन बनती है, तो इस तरह सपोज़ सेल के जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है उसमें हर किस्म के अमाइनो एसिड का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि जो हम ये देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के बगैर क्यों नहीं कर सकता, तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन खुद भी डायरेक्टली अपटेक अमाइनो एसिड की करता है कुछ की, और कुछ जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी अपटेक सिर्फ इंसुलिन करता है। अब एक पेप्टाइड के लिए ज़रूरी होता है कि उसके लिए सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हों। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन हमारे पास अपने लेवल पर है सपोज़, और इंसुलिन नहीं है हमारे पास, तो जो ग्रोथ वाले हमारे पास होंगे अमाइनो एसिड्स वो तो आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास इससे आगे सपोज़ आने हैं इंसुलिन वाले अमाइनो एसिड्स में लगना है, तो हमारे पास पेप्टाइड डिफेक्टिव हो जाएगी और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, यानी इंसुलिन भी मस्ट है ग्रोथ हार्मोन को वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इंसुलिन के लिए मस्ट है कि कार्ब्स का जो लेवल है वो ब्लड में इन्हांस हो। तो इस तरह ये अपना फंक्शन करता है, यानी ग्रोथ हार्मोन अपना काम निकलवाने के लिए ग्लूकोज के लेवल को इन्हांस करता है। अब कार्ब्स से रिलेटेड एक जो हमारे पास क्लिनिकल कोरिलेशन है वो ये है कि जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो ये हमारे पास डायबिटिक की कंडीशन करता है। आप जानते हैं कि डायबिटिक कंडीशंस में क्या होता है, टाइप 2 में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है और इंसुलिन भी होती है, क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी ये ग्रोथ हार्मोन हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाता है। अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई है तो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हाई होगा ग्रोथ हार्मोन की वजह से, इंसुलिन भी हाई होगा, लेकिन ये अपटेक नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास डायबिटिक कंडीशंस डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म के तमाम इफ़ेक्ट्स हमारे पास हो गए हैं। हम इस पे प्रोमिनेंट अगर बोन्स पे आ जाएं
कि ग्रोथ हार्मोन बोन्स की ग्रोथ कैसे करवाता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होप फॉर द नेक्स्ट वीडियो।